बढ़ जाती है 12 लाख के ऊपर, मतलब 24 लाख तक हो जाती है, तो आपको सिर्फ 8% देना है। सर इसको अब जरा दर्शकों को ऐसे भी बता दें कि अब तक जो व्यवस्था थी उसमें क्या बदलाव हुआ है। अब तक जो नई टैक्स रिजीम थी उसमें 0 से 3 लाख तक आपको 0% टैक्स देना होता था। अब वित्त मंत्री ने कहा है कि 0 से 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, जो 12,75,000 हो रहा है। 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स आपको देना होता था। अब 4 लाख से 8 लाख तक आपको 5% टैक्स देना होगा। 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स देना होता था, अब वो बढ़कर 8 लाख से 12 लाख हो गया है। पहले 10 लाख से 12 लाख पर आपको 15% टैक्स देना होता था, अब आपको 12 लाख से 16 लाख तक 15% टैक्स देना होगा। पहले आपको 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स देना होता था, अब आपको 16 लाख से 20 लाख तक 20% टैक्स देना होगा। वहीं 15 लाख से ऊपर अगर आप कमाते थे तो आपको 30% टैक्स देना होता था, अब आपको 20 से 24, जिसका जिक्र कर रहे हैं, 20 लाख से 24 लाख पर 25% और 25 लाख से ज्यादा पर 30%। तो एक नया टैक्स यहाँ पर जो स्लैब है उसको जोड़ा है। मनोज सर, आपका पहला रिएक्शन, जो आप लगातार जोर दे रहे थे कि मिडिल क्लास को राहत मिलनी चाहिए, इससे बड़ी राहत की उम्मीद क्या हो सकती है सर? 7.5 लाख से सीधा 12 लाख। हाँ देखिए, ये तो मिडिल क्लास के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, और अभी हमें थोड़ी देर में और मालूम चलेगा कि टैक्सेस में क्या क्या चेंजेस हैं जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा, ये जो टैक्स बिल है, एक्चुअली ये इतनी बड़ी खबर है कि बाकी सारी खबरें इसके सामने छुप गई हैं। क्या मतलब होगा सर इसका टैक्स बिल का? क्या यही डीटीसी है? ना, टैक्स बिल का मतलब ये है कि आज की डेट में जितने भी इनकम टैक्स के कानून हैं वो आधे हो जाएंगे। और उन्होंने और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इनकम टैक्स अपडेट करना है तो आप उसको 4 साल तक कर सकते हैं। तो ऐसे भी कई सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री को सरल हो जाएगी, प्रक्रिया बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगी। अभी तक गवर्नमेंट की जो टेंडेंसी रहती थी, पहले गवर्नमेंट की टेंडेंसी रहती थी कि आपने इनकम टैक्स पे करा है तो गवर्नमेंट इस लिहाज से देखती थी कि आपने जरूर कुछ चोरी करी है। मतलब इनकम टैक्स पेयर के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक तो इनकम टैक्स पे करो, और दूसरा गवर्नमेंट आपको एक बड़ी गलत निगाह से देखती थी। तो अब पिछले कुछ सालों से उसको चेंज करने की कोशिश की गई है, और नया जो टैक्स बिल आएगा वो इनकम टैक्स फ्रेंडली होगा। वो इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स के स्लैब्स कम, टैक्स प्लेयर फ्रेंडली होगा। हाँ, वो उसके लिए तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चेंज है जी। और साथ ही साथ उन्होंने बात करी है कई सारे इंडस्ट्रीज में रेगुलेशंस कम करेंगे। इसका मतलब कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे इंडिया में तो वो इन्वेस्टमेंट भी आएगा। ठीक है सर, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं आप दोनों से समझूंगा इस बजट का मतलब। दो हमारे साथ टैक्स मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नितिन बैजल साहब हैं, आप सीनियर पार्टनर हैं डेलॉयट इंडिया के। हमारे साथ गुलजार डिडवानिया साहब हैं, आप पार्टनर हैं डेलॉयट इंडिया के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास में एक व्हाइट बोर्ड भी हमने रखा है सर। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप खड़े होकर व्हाइट बोर्ड तक जा सकें और सरल शब्दों में एक बार समझा सकें कि पहले क्या था और अब क्या होगा, 1-2 एग्जाम्पल्स के जरिए। जी सर। अगर आप ये व्हाइट बोर्ड देखते हैं सर, तो ये 0 से 4 लाख तो नील कर दिया है, 4 से 8 लाख तक 5% है, 8 से 12 10% है, 12 से 16 15% है, 16 से 20 लाख 20% है, और 20 लाख से 24 लाख 25% है जी। 24 लाख से ऊपर 30% है, विच इज़ नॉर्मल जो पहले चल रहा था। अगर आप मोटी बात देखेंगे तो 12 लाख पे ऑलमोस्ट 80,000 की सेविंग है, 18 लाख पे 70,000 की सेविंग है, और 25 लाख पे 1,10,000 की सेविंग है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया है। ये एक्सपेक्टेशन थी, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 लाख मतलब तक। कैसे बचे सर पैसा? अगर मैं 25 लाख रुपए साल कमाता हूं और मैं अब न्यू टैक्स रिजीम अडॉप्ट करता हूं, तो मुझे ये 1,10,000 रुपए कैसे बच रहे हैं? क्योंकि आपके जो स्लैब है वो चेंज कर दिए गए हैं। अगर आप जो अब करंट स्लैब जो होगा ऑन अ फ्यूचर बेसिस जो आप करेंगे, उसके अंदर आपको इतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। सर एक चीज अगर आप समझा सकें दर्शकों को सरल शब्दों में कि अब तक अगर मैं 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए कमाता था तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ता, अब कितना टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे कुछ स्लैब्स में अगर आप बता सके। मैंने एक छोटा सा वर्किंग करी है, उसके अंदर अगर आपकी 5 लाख की इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। अगर आपकी 10 लाख की इनकम है तो आपका 52,000 रुपए की सेविंग है। अगर आप 15 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपकी 36,400 रुपए की सेविंग है। आप 20 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपकी 90,700 की सेविंग है।
25 लाख के ऊपर 1,10,000 है, वो मैंने पहले ही समझा दिया था। जी जी, वो वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में जी हाँ, बताया। और लेकिन मनोज सर के जहन में भी एक क्वेरी, और ये बड़ी संख्या में दर्शकों के जहन में सवाल होगा। मनोज सर, क्या स्पष्टीकरण होना चाहिए सर ऐसे में, जो दर्शकों को चीजें क्लियर हो जाए? नहीं देखिए, हमें ये चाहिए कि अगर मेरी 15 लाख रुपए की सैलरी है तो पहले कितना टैक्स था और वो टैक्स अब कितना होगा एब्सोल्यूट टर्म्स में। सर बेदल साहब बता सकते हैं आप ये? सर आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जी जी मनोज सर एक बार। देखिए, ऐसा है कि अगर मेरी 15 लाख रुपए की तनख्वाह है एक साल की जी, तो पहले मैं कितना टैक्स पे करता था और अब कितना टैक्स पे करना पड़ेगा एब्सोल्यूट टर्म्स में। 15 लाख, अगर आपकी पहले 15 लाख थी तो पहले आप 1,45,600 रुपए पे कर रहे थे जी। अब आप 1,09,200 पे करेंगे, आपको 36,400 का बेनिफिट मिल रहा है। 15 लाख पर 36,000 रुपए का फायदा होगा, मतलब 36,000 कम टैक्स पे करना पड़ेगा। Exactly, सर, अगर मेरी 10 लाख रुपए सैलरी थी साल भर की तो आप पहले 52,000 रुपए टैक्स पे कर रहे थे, अब आप कुछ नहीं पे करेंगे, टोटल 52,000 रुपए की सेविंग है आपकी। ठीक है। और अगर मेरी उस वक्त 20 लाख रुपए सैलरी थी और आज भी 20 लाख रुपए, तो मुझे कितना टैक्स में फायदा होगा? उसके अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट है। पहले आप 2,98,700 रुपए पहले आप पे कर रहे थे, अब आप 2,08,000 पे करेंगे, आपकी 90,700 की सेविंग है। ठीक है सर, कोई और क्वेरी? असल में इसमें आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ। ये 12,75,000 से ऊपर की आमदनी पे ये टैक्स स्लैब्स है। तो मान लीजिए किसी आदमी को अपना सैलरी कैलकुलेट करना है कि हमें कितना इनकम टैक्स देना है। जो मनोज जी ने कहा कि 15 लाख है, तो 15 लाख का मतलब हुआ कि 12,75,000 तो जीरो हो गया, माइनस अब इसमें 15 लाख से घटाइए, बिल्कुल, तो ये करीब 2,75,000 हुआ। इस पे आपको 5% देना है। ठीक है। तो लो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते वित्त हैं। मंत्री ने बैदल साहब कहा कि ये कैपिटल गेन्स जैसी जो बाकी कमाई है उससे अलग है। अगर मुझे साल भर में 1 लाख रुपए कैपिटल गेन्स है और 13 लाख रुपए मेरी तनख्वाह है, तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा सर? सर 1 लाख अगर आपका कैपिटल गेन है तो उसको 1,25,000, अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो 1,25,000 का तो वैसे ही बेनिफिट आपको मिलता है, तो उसमें कोई टैक्स भी नहीं करना आपको। अच्छा, उसमें कोई नहीं देना। 13 लाख है, उसके ऊपर जो नॉर्मल होगा वो पे करेंगे आप, जो आप नए आंकड़ों से अगर आए मान हैं। लीजिएगा कि ये जो इनकम है उतनी है 2 लाख या 3 लाख रुपए है, तब कैपिटल गेन से हाँ कैपिटल मतलब 12,75,000 सैलरी है और उसके ऊपर 3 लाख रुपए कैपिटल गेन से। उसके स्लैब्स वेरी करते हैं अलग अलग जी, क्योंकि अगर आप वैसे तो लॉन्ग टर्म के अंदर 12.5% हो गया ओवरऑल, तो आप जितना अमाउंट बता रहे हैं उसमें 12.5% लगा लीजिए, 1,25,000 की आपको सेविंग मिलती है बस। तो उसमें 1,25,000 रुपए की, मुझे लगता है ये क्लियरिटी काफी है। सेविंग है और बाकी 12.5% आप उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे जो इनकम। बैदल साहब एक बार फिर मैं जरा दर्शकों के लिए सरल शब्दों में आपसे समझूंगा, मेरी सैलरी अगर 10 लाख रुपए साल की है तो क्या मुझे कोई टैक्स देना है? आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, क्योंकि 52,000 पहले आप पे कर रहे थे, अब आप कुछ नहीं पे करेंगे। मेरी सैलरी अगर 13 लाख रुपए है तो क्या मुझे सिर्फ 25,000 रुपए पर टैक्स पे करना होगा? ऑलमोस्ट उतना ही है, उतना ही समझ लीजिए। ठीक है। अगर मैं 13 लाख रुपए साल के या 12 लाख रुपए साल के कमाता हूं, 1 लाख रुपए महीने मेरी सैलरी है और मैं कैपिटल गेन से 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो मुझे लगभग कितना टैक्स देना होगा सर? अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो 1 लाख, अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो आपको तो सीधे कुछ नहीं पे करना उसके ऊपर, क्योंकि 1,25,000 का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो उसके किस तरह की इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट जनरली जो स्लैब रेट्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे आपको। ठीक है, तो मतलब ये एक बड़ी राहत है। इसे आप खुद किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं? क्या आपको लगता है वास्तव में ये एक हिस्टोरिकल मूव है? ये बिल्कुल एक हिस्टोरिकल मूव है, क्योंकि सरकार जो है बहुत सालों से पिछले 4 या 5 साल से ओल्ड रेजीम से न्यू रेजीम में जाना चाह रही है। ये सारे बेनिफिट न्यू रेजीम में दिए गए हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब न्यू रेजीम में आएंगे। अगर आंकड़े देखे जाएं तो 70% लोग जो है पिछले साल उन्होंने नए रेजीम में फाइल किया है। ठीक है, तो ये बहुत वेलकम मूव है। सर कुछ और आप जानना चाहेंगे? कुछ ऐसे सवाल जो किसी भी नौकरी पेशा के जहन में हो सकते हैं। बैदल साहब 1 मिनट और लूंगा मैं आपके, जी जरूर। फिर दोबारा से रिपीट कर देते हैं उन दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी अपना टेलीविजन ऑन किया है। 12,75,000 साल भर में अगर कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है? हाँ जी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के है। ठीक है। 15 लाख अगर साल भर में आपकी इनकम है तो आपको कितना टैक्स देना होगा सर? 36,400 की आपकी सेविंग है, आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपकी 15 लाख की है तो 1,09,200 पे करेंगे, 36,400 की आपकी सेविंग रहेगी। 36,000 रुपए बचा दिए वित्त मंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष से आपके। अगर आपकी सैलरी 20 लाख रुपए है साल की तो आपकी 90,700 की सेविंग है। तो टैक्स कितना बना सर? पहले कितना बनता और अब कितना बनेगा? पहले बन रहा था 2,98,700 रुपए,
और अब बनेगा 2,08,000 रुपए। तो आपकी ओवरऑल 90,700 की लेकिन saving बैजल साहब एक चीज और बताइए, अगर आपकी सैलरी 20 लाख रुपए है साल की, तब आपके लिए अभी भी क्या फायदेमंद है चीज? ओल्ड टैक्स रिजीम में सारे इन्वेस्टमेंट करके सेविंग करके टैक्स कम करना, या न्यू टैक्स रिजीम में ये 2 लाख रुपए टैक्स देना? सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि इसके अंदर हमें ओवरऑल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मतलब मैं हेल्थ इंश्योरेंस भी लेता हूँ, पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस भी लेता हूँ, एनपीएस भी सबमिट करता हूँ, एटीसी भी क्लेम करता हूँ, तो मेरे लिए क्या फायदेमंद है अगर मेरी सैलरी 20 लाख रुपए है? तो आपके लिए मेरे हिसाब से न्यू रेजीम ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपका एचआरए का बेनिफिट बहुत ज्यादा है तब हमें देखना पड़ेगा, बट ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस न्यू रेजीम ही बेटर रहेगा। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐलान किया है टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर। बैजल साहब समझा सकते हैं आप सरल शब्दों में क्या है वो? टीडीएस के सर के लिए शायद महत्वपूर्ण जानकारी होगी। सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने सिर्फ जो एनएसएस स्कीम है उसके अंदर जो विड्रॉल करेंगे उसके अंदर एग्जेम्पशन दी है। इनके सर आपके मतलब का कुछ है उसमें? हाँ, उसमें बिल्कुल है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इंटरेस्ट लेते हैं हम, जो अपना बचत किया है हमने उसका इंटरेस्ट लेते हैं, उस इंटरेस्ट के स्लैब को बढ़ा दिया। वो टैक्सेबल एक सर्टेन है, उसके बियॉन्ड ही 6 लाख से ऊपर होगा जब, तब वो टैक्सेबल होगा। तो इंटरेस्ट पे एक बड़ा एक राहत मिली है कि जो गरीब ये बुजुर्ग लोग होते थे जो अपने बचत से अपना जीवन चलाते थे, उनके लिए जो बैंकों में रखते थे या वो जो नेशनल सेविंग स्कीम्स में रखते थे, उनका जो इंटरेस्ट एक्रूअल होता था उस पे एग्जेम्पशन मिला है। तो ये उनके लिए एक बड़ी राहत। ठीक है, डिडवानिया साहब भी हैं आपके साथ। डिडवानिया साहब आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप भी जरा उठकर व्हाइट बोर्ड के पास ही पहुंचे। बैजल साहब खड़े रहिए, आप वहीं खड़े रहिए। डिडवानिया साहब आप भी पहुंचे जरा व्हाइट बोर्ड पर। और डिडवानिया साहब ये जो आईटीआर की सीमा बढ़ा दी है, 4 साल तक आप अब इसको अपग्रेड कर सकेंगे, इसका क्या मतलब होगा सर? तो ये जो सीमा बढ़ाई है इसका मतलब ये है कि आपने अगर कोई गलती कर दी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में, तो उसको आप 4 साल तक रिवाइज कर सकते हैं। पहले वो टाइम लिमिट 3 साल थी, उसको 1 साल और बढ़ा दिया गया है। तो अगर किसी ने कोई भी गलती करी है उसको आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं फाइल करके। और अगर निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि लास्ट ईयर भी 90 लाख लोगों ने वो सीमा बढ़ाने के बाद में अपनी आईटीआर को रिवाइज करा था जी, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और ये अगर किसी से गलती हो जाती है अनजाने में तो उनको ज्यादा टाइम मिल गया अपनी आईटीआर को रिवाइज करने का। ठीक है, टीडीएस को लेकर भी कुछ डिडवानिया साहब ऐलान किए हैं वित्त मंत्री ने अपने भाषण में, वो क्या कुछ है सर, अगर आप समझा सकें सिंप्लीफाइड तरीके से? सर टीडीएस पे देखो, अगर आप मुझसे पूछें तो टीडीएस में कोई ऐलान जरूर किए गए हैं, पर वो खाली सिंपल कंप्लायंस रिजीम को सिंप्लीफाई करने के लिए किए गए हैं। इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं आज ज़्यादा, पर अगर आप मुझसे पूछे तो बहुत सारे ऐलान निर्मला सीतारमण जी ने बाकी चीज़ों में भी किए हैं, उस पर मैं ध्यान देना चाहिए। अगर मैं बताऊं तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत सारे ऐलान किए गए हैं। एमएसएमई की जो लिमिट बढ़ाई गई है वो 1 करोड़ से 2.5 करोड़ कर दी गई है। एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए तो सरकार ने ऐलान किए हैं। में जो ऐलान है वो सिंबॉलिक है। आई थिंक एक मैं इसमें बैजल साहब मैं आता हूं सर आपके पास। बैजल साहब कंप्लीट कीजिए अपनी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ टीडीएस की जगह टीसीएस में मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, टीसीएस के ऊपर चेंज हुआ है। जो पहले 7 लाख की लिबरलाइज स्कीम थी उसको 7 लाख को 10 लाख कर दिया है। ठीक, और आप अगर एजुकेशन के लिए पैसा भेज रहे हैं तो उस पर कुछ नहीं होगा। वो बहुत बढ़िया ऐलान है। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। मनोज सर, अब आपका पहला रिएक्शन, इस बजट को मिडिल क्लास के लिए आप कैसे आंकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से तो मिडिल क्लास के लिए ये बजट काफ़ी अच्छा है। और लेकिन मेरा इंटरेस्ट एक और चीज़ में रहेगा, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि इससे हम 1 लाख करोड़ रुपए का जो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है वो हमारा कम होगा जी, फोरगो करेंगे। अब मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि क्या हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा। आज की डेट में क्या है कि सिर्फ 2.2% ऑफ द एडेड पॉपुलेशन हमारे देश की टैक्स पे करती है। क्या इससे हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा? मेरे को उसमें डाउट है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग जो चीज़ थी कि इस बजट में ऐसा क्या होगा जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े और नई इंडस्ट्रीज आई। जी, मेरे को लगता है कि ये अभी हमें देखना बाकी होगा। जो उन्होंने अनाउंस करे हैं, कई सारे कमीशंस जैसे बनाए हैं जी, और बोला है कि रेगुलेशंस कम होंगे, तो मेरे को लगता है कि उसके कारण हो सकता है कि इंडिया में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा हो। ठीक है, और जो एक टैक्स टेरर रिजीम था, इन्होंने उसको कम करने की कोशिश करी है। ठीक है, बैजल साहब, यही सवाल जो मनोज गरोड़ा सर के जहन में है, क्या इससे टैक्स बेस बढ़ेगा? 10 करोड़ लोग आईटीआर फाइल करते हैं, उनमें से टैक्स सिर्फ 3 करोड़ लोग ही देते हैं, क्या वो बेस बढ़ेगा? सर ये बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि ये अगर आप इकोनॉमिक्स को भी स्टडी करेंगे तो उसके अंदर क्लियरली होता है जैसे ही आप टैक्स रेट गिराते हैं
अपने आप टैक्स फाइलिंग अपने आप बढ़ती है, तो हम आगे जरूर देखेंगे कि टैक्स फाइलिंग बहुत बढ़ेगी। नहीं, टैक्स फाइलिंग होगी या टैक्स मिलेगा भी, मतलब सरकार को कमाई भी होगी, अब वो 1 बिल्कुल लाख होगी। करोड़ का जो बोझ है वो बना रहेगा। बिल्कुल होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो टैक्स पे कर ही नहीं रहते। अब ये एग्जेम्पशन तो मिलेगी, लेकिन जो लोग छुपे हुए थे और जो नहीं कर रहे थे वो आके बाहर टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और टैक्स भी पे करेंगे। ठीक है एनके सर, इस बड़े फैसले के पीछे क्या वजह आपको नजर आती है कि अचानक से इतना बड़ा फैसला कि 7.5 लाख से सीधा 12 लाख, जो 2.5 से 5 हुआ, 5 से 7.5। देखिए, काफी दिनों से, कई वर्षों से ये डिमांड चल रही थी। आपको याद होगा हर बजट पे हम लोग यही कहते थे कि भाई कम से कम इनकम टैक्स स्लैब लोअर कीजिए, लोअर ब्रैकेट इनकम वालों के लिए। ये लगातार रुका हुआ था, तो ये 12 लाख किया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 12 लाख होना ही चाहिए था। अगर आप इस समय देखें तो जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से 12 लाख कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन राहत इसलिए है कि कल के इकोनॉमिक सर्वे को स्टडी कीजिए, बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि आप चोर न समझे करदाता को, टैक्स पेयर को आप चोर का भाव न रखें, या जो वो आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनको आप बिल्कुल वेलकम करें। ये एटीट्यूड जो गवर्नमेंट का है जिसमें रेगुलेशंस है, तो लगातार इकोनॉमिक सर्विस ने कहा कि डीरेगुलेट कीजिए। ठीक है, ये उसी का एक आफ्टर मैथ है। उसने कहा था गेट ऑफ देयर बैक, और ये जो मैसेज था वो सरकार ने मान लिया है और आप रेगुलेशंस कम कर रही है। इससे होगा क्या, एक बड़ा अच्छा किस्सा उसमें इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि भारत की यूरोप के से अलग एक चरित्र है कि वो अपने ग्रुप में तो काम करना, बात करना, ट्रस्ट करना करता है, लेकिन आउटसाइडर से नहीं करता, जबकि यूरोप में उल्टा है, आउटसाइडर पे भी उतना ही ट्रस्ट करते हैं। भारत में ये कल्चर डेवलप करना चाहिए। आज गवर्नमेंट ने पहला काम किया है कि अपने लोगों पे, अपनी प्रजा पे ट्रस्ट करना शुरू किया है। और ये जो इनकम टैक्स का आप देख रहे हैं, ये आपके इंडस्ट्रीज में भी होगा कि अगर आपने फाइल किया, अपना ITR फाइल किया, तो हम मान लेंगे कि यू आर इनोसेंट, आपको गुनहगार की तरह नहीं देखा जाएगा। बैजल साहब, क्या इसका एक पहलू ये भी है कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसका जो मनोबल है लोगों का, उसको कम करने की कोशिश है कि भाई ओल्ड टैक्स रिजीम में मत जाओ, और क्या उसका एक नेगेटिव पहलू ये भी है कि जो थोड़ा बहुत सेविंग आदमी करता था, इन्वेस्टमेंट करता था, वो अब करने से हटेगा, अब उसे लगेगा कि यही जब टैक्स बच रहा है तो मैं क्यों जाऊं ओल्ड टैक्स रिजीम में। बैजल साहब, सर देखिए, ऐसा है कि ये चैप्टर 6 से की जो रिडक्शंस हैं ये सालों साल से चली आ रही हैं, चाहे PPF है चाहे प्रोविडेंट फंड है, लोग अब उससे पैसा तो निकालेंगे नहीं और इन्वेस्टमेंट वो करना चाहेंगे अभी भी, क्योंकि जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है प्रोविडेंट फंड के अंदर और PPF के अंदर वो कहीं नहीं मिल सकता आपको। नहीं, लेकिन 12 लाख कमाने वाला NPS पे 50,000 रुपए क्यों जमा करेगा सर? अब सर मैं पुरानी वाली बात कर रहा हूँ, जो जिन लोगों ने अभी तक, आपने सवाल पूछा था कि क्यों इन्वेस्टमेंट से हटाएंगे, लोग अभी भी इन्वेस्ट तो करेंगे, लेकिन हाँ उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो, और ये क्लियरली सरकार का डायरेक्शन है कि अब ओल्ड रेजिम से न्यू रेजिम में ही जाएंगे, और ओल्ड रेजिम कुछ समय बाद या तो रिडंडेंट हो जाएगा। सर, इंश्योरेंस का आंकड़ा आया था जिसमें बताया गया कि इंश्योरेंस लेने वालों का जो बेस है वो घट रहा है। क्या आपको लगता है कि जब आप इतना बड़ा ऐलान कर देते हैं न्यू टैक्स रिजिम में, तो जो ओल्ड टैक्स रिजिम है वहां लोग थोड़ा सा घटेंगे, और क्या उससे सोशल सिक्योरिटी के लिए जो सेविंग होती है इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो प्रभावित होगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि न्यू टैक्स रिजीम जब ज़्यादा लुक्रेटिव है तो नेचुरली उससे लोग हटेंगे ही। लेकिन मैं एक और चीज़ पूछना चाहता था कि आज उन्होंने बोला था कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज विल बी रिमूव्ड, ये बोला था, तो ये एप्लीकेबल कहाँ होता है, किस केसेस में होता है? बैजल साहब, बैजल साहब, हाँ जी जी, आप सुन पाए मनोज गिरोला सर का सवाल? सुन नहीं पाया जी सर, एक बार। हाँ, नहीं, देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज को हटाएंगे, तो ये कहाँ एप्लीकेबल होता है? देखिए, सोशल वेलफेयर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है जब आप किसी भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, तो आज जो इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं उस पर 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगता है। तो सरकार ने बोला है कि सोशल वेलफेयर जो टोटल सेस है हम उसको सेम ही रखेंगे, जहाँ पे सोशल वेलफेयर, जहाँ पे हम नया सेस लाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटा दिया जाएगा। इसका क्या मतलब होगा सर? इंपोर्ट प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब सर कुछ नहीं है। इसका मतलब अभी जहाँ पे सरकार ने जो कस्टम्स ड्यूटी कम करी है ऑन रॉ मटेरियल, राइट, उन्हीं का बेनिफिट मिलेगा। बाकी जहाँ पे भी सोशल वेलफेयर सरचार्ज पहले लग रहा था उसके रिप्लेस करके नया सेस लगा दिया जाएगा, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट सिर्फ जहाँ पे सरकार ने कस्टम्स ड्यूटी रेट्स कम करे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट पे, चाहे आपका लाइफ सेविंग ड्रग्स हो 26, चाहे आपका फ्लैट पैनल डिस्प्ले के जो सेल्स है उसका पार्ट हो, बाकी सोशल वेलफेयर सेस का नेट इम्पैक्ट कोई नहीं है। ठीक है, रतन पोद्दार साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। पोद्दार साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपका पहला रिएक्शन बजट को लेकर।
देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने जो ये बजट पेश किया है, ये अभूतपूर्व बजट है। मुझे याद आ रही है कि मनमोहन सिंह जी जब हमारे देश के वित्त मंत्री थे, उन्होंने नया रिफॉर्म जो टैक्स में लाया था, उस समय लोगों ने कहा था कि इट्स ए न्यू एरा है, स्टार्ट, एक नया युग स्टार्ट हो रहा है। तो लोग आज के बजट को देखकर एक इस तरह का ही, उसी तरह का ही एक अनुमान लगाएंगे कि एक नई छलांग निर्मला सीतारमण जी ने हमारे वित्त मंत्री के रूप में की है। जी। मनमोहन सिंह